Hello students, and today we are going to discuss third chapter of NTSC Civics, the state government. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पैरेलली स्टेट गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट रिलेटेड ये दोनों। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे साथ में हम सेकंड चैप्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा, उसको भी रिवाइज करेंगे हम लोग। एज यू नो, इंडिया में एट प्रेजेंट अगर पहले क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट्स और यूटीज हैं, तो एट द मोमेंट वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरी होती क्या है? इट्स अ स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन। अब इट मीन ये वो एरिया हो गए, ये वो एरिया हो गए विच कैन नॉट बिकम फुली स्टेट नहीं डेवलप हो सके। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड जो कुछ कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई करके। अब उसमें पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि इसको रन कौन करता है करके। यूनियन टेरिटरीज आर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई ना कोई उनका हेड होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और इसमें जो डेजिग्नेशन है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रन करता है, ठीक है। और चीफ कमिश्नर, कई जगह पे चीफ कमिश्नर होते हैं, और जैसे पौंडीचेरी वगैरह कई जगह पे चीफ कमिश्नर है और कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जैसे हमारी एग्जांपल से देख लो कि दिल्ली में आ गया, जो दिल्ली होगी, चंडीगढ़ होगी, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज की एग्जांपल्स होगी। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली को हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कह देते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको ये भी कह देते हैं। अब इसमें असेंबली भी है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है करके। जब दिल्ली में आएगा कि ये स्टेट नहीं कहना इसको, दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब इसमें कितने, जो असेंबली की कितनी सीट्स हैं? असेंबली के 70 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो इसके जो एमपीज हैं, एमपीज में जो 7 है, 7 मेंबर्स हैं हमारे जो एमपीज जो चूज होके आते हैं। हाँ, 7 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ये हो गए। अब आ गया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इट इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब, हु, जो उसको आ गया, हु इज इट्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब आ गया कि लेजिस्लेचर, जैसे सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री के लिए पार्लियामेंट होती है, ऐसे स्टेट लेवल में हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, तो जनरली मोस्टली स्टेट्स के एक ही हाउस है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 हाउस हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 हाउस है, 2 हाउसेज है। एक बिहार, जम्मू कश्मीर, अब तो शायद यूटी बन गई है, अब तो रहा ही नहीं करके। अब उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, यहाँ पे 2 हाउसेज हैं। अब जितनी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे 1 हाउस है, मेजोरिटी स्टेट्स में 1 हाउस है, ठीक है, तो वो लोअर हाउस ही है। लोअर हाउस है, लोअर हाउस का नाम क्या है? लोअर हाउस हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्टली स्टेट्स में एक ही हाउस है, कौन सा वाला? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो ऊपर वाली ये स्टेट्स हमने देखी है, इनमें 2 हाउसेज हैं। जो सेकंड हाउस है, अपर हाउस है ना, अपर हाउस को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो इट मीन्स कि 2 हाउसेज आ गए, ठीक है। फर्स्ट वाला हाउस लोअर हाउस है, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहते हैं विधानसभा। और दूसरे वाला है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, इसको कहते हैं विधान परिषद। पंजाब में एक ही हाउस है, ठीक है। ये 3-4 स्टेट्स हमने गए, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे है 2 हाउसेज है। फिर जो पंजाब की, ये पेपर में हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग एनटीएससी कर रहे हैं पंजाब का, तो ये पूछ लेंगे कि पंजाब में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा, हिंदी में कहते हैं विधानसभा। इसकी कितनी सीट्स हैं? 117 सीट्स हैं इसकी। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एज पूछ लेते हैं, पेपर में आता है एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स एज चाहिए, जो हमने एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके लिए 25 ईयर एज चाहिए। और इसका टेन्योर कितना होता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, विधानसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर होता है, 5 ईयर टेन्योर होता है, 5 सालों के लिए होता है। गवर्नर, इसको गवर्नर कैन डिसोल्व, पहले भी तोड़ सकता है गवर्नर, लेकिन 5 साल के लिए चूज होता ही होता है। और इसका टेन्योर 1 साल के लिए, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। अब इसका है कि इन ऑर्डर टू रन इट्स प्रोसीडिंग्स,
प्रॉपरली 1/3 ऑफ द quorum ऑफ द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब कि जब भी कोई मीटिंग होनी है, कोई भी काम वगैरह कुछ आगे चलाना है, तो कम से कम प्रॉपरली चलाने के लिए 1/3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। और फॉर एग्जांपल कि अगर 117 मेंबर्स हैं, तो इसका 1/3 जो हमारा हो गया, तो तकरीबन 11-12 मेंबर्स हो गए। तो 12 मेंबर्स होंगे तो ही प्रोसीडिंग चलेंगी। अगर नहीं मेंबर्स होंगे 12 मेंबर्स कहा मीटिंग में, तो प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। अब आ गया सेकंड हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो अपर हाउस होता है उसका नाम क्या है? अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद, इसको ये भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? विधान परिषद। अब इसके नंबर कितने होते हैं? मिनिमम नंबर है वो है फिक्स 40। तो इसमें आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल इज 40, बट इट शुड नॉट बी लार्जर देन 1/3 ऑफ द असेंबली। तो इट मीन्स अगर कोई जगह पे किसी असेंबली में 450 मेंबर्स हैं, विधानसभा में 450 मेंबर्स हैं, तो उसका 1/3 कितना हो गया? 150। तो इट मीन्स किसी भी स्टेट में अगर 450 मेंबर्स हैं तो 150 ज़्यादा नहीं होंगे, मिनिमम तो 40 होंगे। तो ये आ गया मेंबर्स काउंसिल में। अब क्वालिफिकेशन में एज कितनी है? एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे एज हमारे 25 ईयर एज थी और यहाँ पे एज कितनी है? 30 ईयर एज है। जो अपर हाउस है विधान परिषद, इसके लिए एज चाहिए 30 ईयर्स। अब इसकी कंपोजिशन आ गई कि मेंबर कहाँ कौन कौन चूज करता है करके, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कौन चूज करता है। नंबर आ गया कि 1/3 मेंबर, ये लर्न करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे। 1/3 मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? असेंबली के मेंबर चूज करते हैं, विधानसभा के मेंबर। 1/3 मेंबर कौन चूज करता है करके, वो आ गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, वो चूज करते हैं। 1/12 मेंबर कौन चूज करता है? ग्रेजुएट्स चूज करते हैं उस एरिया के। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे फिर 1/12 मेंबर्स आगे, कि जो 1/12 मेंबर्स, कलर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा था, देखता हूँ कोई और कलर मिल जाता है तो अच्छे सा। तो ये ठीक है, यही कर लेते हैं। पहले भी पिछली वीडियो में यही यूज़ किया था कलर, ये वाला ठीक है मेरे को। ठीक है, हाँ। तो 1/12 मेंबर्स वो इलेक्टेड बाय टीचर्स। ठीक है, और आगे आ गया कि 1/6 मेंबर्स, तो दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो ये हम लोगों ने लर्न करना है। डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन लर्न करोगे तो 2-3 बार फिर हो जाएगा। पर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर टर्म मतलब कितनी देर के लिए होती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो राज्यसभा की तरह ही होता है, इट्स ए परमानेंट हाउस। ठीक है, इट नेवर डिसॉल्व्स। 1/3 मेंबर दे रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इट मीन्स हर मेंबर कितनी देर के लिए एंजॉय करता है? 6 ईयर का टेन्योर एंजॉय करता है हर मेंबर। 6 ईयर के लिए उसने रहना ही रहना है करके। तो जितने भी जो चेयरमैन होते हैं ना इसके काउंसिल के, वो ऐसे देखिए, चेयर द काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स इलेक्ट्स चेयरमैन एंड ए डिप्टी चेयरमैन, एक चूज करते हैं। पावरें सुन लो, क्या है पावरें? कि जो राज्यसभा की पावरें हैं वही पावरें इसकी है, कि इट कैन मेक बिल ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वाला। फिर आ गया फाइनेंशियल पावर्स, सेकंड हाउस है, बजट पास करना होता है, इनसे पास करवाना पड़ता है करके रिकमेंडेशन। अब जैसे राज्यसभा कैन सेंड बिल बैक विद इन 14 डेज और इट कैन रिटेन बिल फॉर 14 डेज। सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इट कैन आल्सो रिटेन बिल फॉर 14 डेज। 14 दिन के लिए बिल को रोक सकती है और उसको यहाँ 14 डेज के अंदर वापस भेजना पड़ेगा। एग्जेक्टिव पावर्स आ गई कि states like union governments have parliamentary form of government. The council of ministers headed by the chief minister is a real executive। हाँ, अब स्टेट में भी जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूनियन, जो सेंट्रल लेवल पे क्या है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। सिमिलरली क्या है कि यहाँ स्टेट में क्या आएगा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रियल हेड होएगा, रियल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। स्टेट एग्जेक्टिव वो आ गया कि 2 तरह का एग्जेक्टिव हो गया, गवर्नर हो गया
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। तो जो गवर्नर होएगा, ठीक है, वो नॉमिनल हेड होएगा। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया या नॉमिनल हेड हो गया। तो जो रियल हेड वो कौन है? चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रियल हेड है। अब आ गया हमारा गवर्नर। गवर्नर पेपर में आता है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए प्रेसिडेंट होता है? फॉर 5 ईयर्स। अब सैलरी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। एज हम लर्न कर लेते हैं कि एज कितनी चाहिए गवर्नर के लिए? 35 ईयर्स की, ठीक है, एज चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए एज भी 35 चाहिए, इसके लिए भी एज 35 ईयर चाहिए। पावर्स एंड फंक्शंस की वो चीफ एग्जेक्टिव हेड है जो स्टेट का। कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, और ये आ गया स्टेट का हेड हो गया। बाकी जितने भी मेंबर्स को अपॉइंट करना है, एसपी एससी के मेंबर्स को अपॉइंट करना है कि, ठीक है, एडवोकेट जनरल के मेंबर्स को अपॉइंट करना है, चेयरमैन जिसको भी अपॉइंट करना करके, वाइस चांसलर को अपॉइंट करना है, वो कौन करता है? यूनिवर्सिटी के, तो ये गवर्नर ही अपॉइंट करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स आते हैं कि लॉ मेकिंग पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स कौन सी आ गई? अपॉइंटमेंट पावर्स। तो लॉ मेकिंग पावर में क्या है? गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इट कैन कॉल, कोई मीटिंग का बुलानी है करके, ये बुला सकता है। मीटिंग्स जब भी बुलाना है ये बुला सकता है। बिल्स विल वॉन्ट बिकम लॉ, ठीक है, अनलेस द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। जैसे कोई भी बिल नेशनल लेवल पे, यूनियन गवर्नमेंट का बिल, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा। सिमिलरली क्या है कि स्टेट में जब तक गवर्नर बिल पास नहीं करेगा तो वो लॉ नहीं बनेगा। अब आ जाओ, ठीक, कि गवर्नर इट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, कोई ऑर्डिनेंस वगैरह करना है। गवर्नर नॉमिनेट 6 मेंबर्स, 1/6 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां भी एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल पावर्स में आ गया कि बिल इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर इन हिज नेम, उसके नाम पे, जो गवर्नर के नाम पे बिल होता है। नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द असेंबली विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। जैसे मनी बिल के लिए पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल लेवल के ऊपर, जब कोई बजट पास करना है तो प्रेसिडेंट के पहले सिग्नेचर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर की अप्रूवल होगी पहले, तो जाके कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा। जुडिशियल पावर्स में क्या होता है कि गवर्नर अपॉइंट्स ऑल द जजेस ऑफ द लोअर कोर्ट्स, क्योंकि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अब यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है। जो 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 छोटी कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं, तो किसी को क्रिमिनल्स को माफ़ी वगैरह देनी है तो गवर्नर माफ़ कर सकता है स्टेट लेवल के ऊपर। डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है कि जो अपनी मन मर्जी की पावर होती है। डिस्क्रिशनरी मीन्स दैट ऑल दीज क्वेश्चंस गवर्नर कैन एक्ट ऑन हिज ओन, अपनी मर्जी से ओन जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी कुछ डिसीजन लेना है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही अपॉइंट्स, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। और डिस्कशन में जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो अपनी मर्जी है जिसको अपॉइंट करना करते हैं। अब अगर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किसने करना करके? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल हेड आ गया, ठीक है। और रियल हेड कौन आएगा? रियल हेड आ गया हमारा जो वो चीफ मिनिस्टर रियल हेड है, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड आ गया। फिर अपॉइंटमेंट आ जाओ। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अपनी मर्जी का कोई बंदा नहीं होता है कि जिसको मर्जी बना दो चीफ मिनिस्टर। वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी है जो उसका लीडर होएगा, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी विल बी कॉल्ड टू टेक द ओथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। और सिमिलरली लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोक सभा विल बी कॉल्ड in the parliament to take the oath of prime minister by the president. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं कि उसकी हेल्प के लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं। अब 4 टाइप के मिनिस्टर्स हो गए, जनरली 4 टाइप मिनिस्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। उसमें आगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। टेन्योर आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड, ऑफिस में कब तक रहेंगे? जनरली 5 ईयर्स के चूज होते हैं, बट दे इंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट
टिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनको सपोर्ट कर रही है तब तक एंजॉय कर रहे हैं। जब असेंबली ने कह दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो दे हैव टू रिजाइन, तो फिर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी आ गई हाई कोर्ट आ गई। उधर हमने किया था सुप्रीम कोर्ट की थी और यहाँ पे अभी कौन आ गया, हाई कोर्ट आ गई। ठीक है, अब हाई कोर्ट में देखते हैं कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं, स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट होती है। और कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गई। और कभी कभी क्या है कि जो कॉमन हाई कोर्ट भी होती है, एग्जाम्पल कि 2 और मोर स्टेट्स की, जैसे पंजाब हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट कौन सी वाली है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की कॉमन हाई कोर्ट कौन सी वाली है, जो हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। और ऐसे गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, असम में, वो 6 स्टेट की जो असम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब की जो कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पे है, वो गुवाहाटी में है। अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। इन दोनों से कंसल्ट करके फिर जाके वो अपॉइंट होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए करके कि वो 10 ईयर्स के लिए वो जज, छोटी कोर्ट में जज होना चाहिए, या फिर वहाँ पे वकील का काम किया हो एज एडवोकेट। कब तक वो काम करेंगे, 62 ईयर्स तक काम करेंगे एज ए जज। सुप्रीम कोर्ट में था 65 ईयर तक, यहाँ पे आ गया 62 ईयर्स तक। फिर आ गया कि इनकी जुडिशियल पावर्स हमने देखनी है कि पावर्स, लास्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, कि इनकी पावर्स, जुडिक्शन मतलब पावर्स आ गया, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। एक आ गया ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन हमने पहले भी पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के मामले में, कि वो होता है कि दोज मैटर्स, दोज केसेस विच कैन डायरेक्टली ब्रॉट टू द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में जो केस डायरेक्टली आ जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुडिक्शन। केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारे कहाँ पे जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। एपीलेट जुडिक्शन मीन्स कि जो छोटी कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ है तो वो किसी को मानना नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में इट कैन, हाई कोर्ट कैन लिसन द अपील्स। ठीक है, वन कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर छोटी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं किसी को मानना अच्छा नहीं लगा, तो वो आगे अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन क्या होता है कि हाई कोर्ट हैज ए जुडिक्शन टू सुपरविजन ऑफ द, ठीक है, छोटी कोर्ट्स का वो ध्यान रखती है वो सारी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या आएगा कि हाई कोर्ट इज रिगार्डेड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट मींस कि डिसीजंस आर रिटन, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड टू फॉर लोअर कोर्ट्स। अगर लोअर कोर्ट्स के लिए भी वो डिसीजन एप्लीकेबल हो जाते हैं जो डिसीजन हाई कोर्ट में हो जाते हैं। और सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। इसमें आ गया कि जजेस पहले सेशन जज होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर इज अ सेशन जज विच इज हेडेड बाय द सेशन जज। सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट का हेड कौन होता है, सेशन जज हेड होता है। तो एक एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है करके। ठीक है, एडिशनल सेशन जज क्या होएगा कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो वो एडिशनल सेशन जज हो जाएगा करके। सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सबको गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और सबऑर्डिनेट जजेस कौन से होते हैं करके कि अंडर द सेशन कोर्ट देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट, छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं करके डिस्ट्रिक्ट में, विच आर हेडेड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड और फर्स्ट क्लास। एट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस of the High Court on the recommendation of State Public Service Commission। जैसे एग्जाम वगैरह देते हैं हम लोग पीपीएससी एग्जाम पर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके एग्जामों के थ्रू फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो एन एडवोकेट विद इन 3 years स्टैंडिंग कैन कम्पीट फॉर दिस पोस्ट। अगर कोई वकील है
कोई 3 साल हो गए तो वो इस पोस्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सकता है। सेशन जज, ठीक है, एंड अदर जुडिशियल सर्विसेज मजिस्ट्रेट वर्क डायरेक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं वो। लोक अदालत, ये क्या होता है? एक टॉपिक, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि रिटायर्ड जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल PN भगवती, तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द लोक अदालत। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द लोक अदालत, तो PN भगवती। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? जो फर्स्ट मीटिंग, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोक अदालत है वो हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1985। तो उस दिन एक दिन में कितने केस सॉल्व किए थे उन्होंने? 150 केस सॉल्व किए थे एक दिन में उन्होंने। इन अगस्त 1987 में क्या हो गया था कि द पार्लियामेंट पासेस लीगल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन लॉज अंडर विच 3 टाइप ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड। कौन कौन से आ गए? ये वाले आ गए, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लीगल सर्विसेज, ये शुरू किया। फिर आ गया कि अंडर द पार्लियामेंट्री लॉ in 1987 the power to make law concerning law audats have been given to the union and the state government। एक पिल भी होता है, PIL फुल फॉर्म आ जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म PIL? पिल, पिल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है कि छोटे से, ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्या है? वी आर मियरली ऑन ए पोस्ट कार्ड, एक सिंपल एप्लीकेशन से हम कंप्लेन कर सकते हैं। द ग्रीवेंसेस ऑफ द वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग होते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, दे आर गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। तो ये आ गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिंपल पोस्ट कार्ड के ऊपर भी हम लोग केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। सो अब आ गया हमारा, ये हमने 10th में भी हमने किया है कि यूनियन स्टेट रिलेशंस। अब इसमें आता क्या है कि है कहाँ पे, किसमें ऐड? 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिवाइड किया है। 3 लिस्ट है, हमने 10th में पढ़ी है, सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उसमें पढ़ी है कि यूनियन लिस्ट पहले आ गया। उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन किए, सब्जेक्ट मेंशन है कि 97 सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो यूनियन लिस्ट में आ गया। एग्जाम्पल हमने किया था कि ये डिफेंस, वॉर, पीस, रेलवे, करेंसीज, जो पूरे देश में एक जैसी चीज़ें आती हैं, वो आ गया किसमें आएंगी? यूनियन लिस्ट में। हु कैन मेक लॉ? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। स्टेट लिस्ट में आ गया, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आ गए। हु कैन, विच ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, हु कैन मेक लॉ, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। आ गए एग्रीकल्चर, हेल्थ, रोड, ब्रिजेस, पुलिस, जेल, ये सारे किसमें आ गए? स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? इसमें 47 सब्जेक्ट्स आ गए। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ, बोथ center and state can make law in the concurrent list। Example, divorce, marriage, ठीक है, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। रेजिडरी से पावर्स कौन सी आ गई कि विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव 3 लिस्ट, वो सारी पावरें क्या आ गई? वो आ गई रेजिडरी में आ गई। एग्जाम्पल, ATM, साइबर क्राइम, साइबर कैफे, ये किस में आ जाएंगी? हमारी ये रेजिडरी पावर्स में आ गई। तो ये है जो लिस्ट है, कौन से शेड्यूल में है? 7 शेड्यूल of the constitution। This is all about। Thank you, Bate. Thank you।